गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, और सुबह का आगाज़ आपकी सेहत से होना चाहिए, अच्छी बात से होना चाहिए। और अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपका मूड भी खुशगवार रहेगा, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पूरा दिन क्या, आपका पूरा हफ्ता, पूरा महीना या फिर पूरा साल भी आपका अच्छा गुजरेगा। मगर उसके लिए आपकी सेहत का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है, कहते हैं जान है तो जहान है। आपकी सेहत अच्छी है तो आपका मूड भी अच्छा होगा, आप काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकोगे। और जब सुबह सुबह आप नींद के बाद अपने बिस्तर से उठते हो तो आप खुद को फ्रेश महसूस करते हो। मगर उसके लिए कहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो। अब ये क्वेश्चन है कि सेहत आपकी अच्छी कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हर बदलते मौसम में आप एहतियात करें। और कहते हैं कि जी एहतियात इलाज से बेहतर है, अपनी सेहत का आप इस तरह से ख्याल रख सकते हैं। अब एहतियात जिस तरह से आजकल जैसा मौसम चल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि गर्मी में कम निकलें, या जिस किस्म की बीमारियाँ फूट पड़ती हैं मानसून के सीज़न के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें उन तमाम चीज़ों से, उस गंदगी से, गंदे माहौल से, या फिर इस तरह की किसी भी चीज़ से, या फिर गंदे कपड़े बार बार पहनने से। क्योंकि हम कोशिश करते हैं या देख रहे होते हैं बच्चे नहाते हैं बारिश में, नहाने के बाद वही कपड़े दोबारा से पहन लेते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं कि जी हमारे कपड़े गीले हैं तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। उससे भी बीमारियाँ फूट पड़ती हैं। जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें ख़ास तौर पे कहते हैं कि जी एहतियात करें, केयर करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऐसा लिबास इस्तेमाल करें जिससे ठंड आपके अंदर ना घुस सके, आपकी हड्डियों को ना लग सके और आप बीमार ना हो सके। इसी तरह से गर्मियों का मौसम होता है, बाहर का, हर मौसम की जिस तरह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं पूरा साल, उसी में पूरा साल हमें एहतियात की भी शदीद ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे रोज़मर्रा के काम नहीं हो सकेंगे, तबीयत बोझल रहेगी। और इसलिए बेहतर है कि आप एहतियात करें, चाहे मौसम कोई भी हो, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, और आपका ज़िंदगी का कोई भी काम जो आपने सर अंजाम देना है तो कोशिश करें कि एहतियात करें। क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखें। तो चलिए हम भी आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। और आप जानते हैं कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, हर्बलिस्ट को बुलाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, जो कि आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें और टिप्स भी आपको बता रहे होते हैं, रेमेडीज़ भी आपको बता रहे होते हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी तबीयत का बहुत ज़्यादा असर जो होता है वो मौसम भी हमारे ऊपर छोड़ता है। मौसम अच्छा होगा तो हमारी तबीयत भी अच्छी रहती है, हमारा मिजाज अच्छा रहता है, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो आज का मौसम आपके लिए सारे दिन में किस किस्म का रहेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि अभी लाहौर शहर का मौसम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो रहेगा 27 और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। कल शाम में लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी। आज बादल भी रहेंगे और बारिश का भी कभी इम्कान है कि बारिश हो सकती है। तो लाहौर के बाद रुक करते हैं इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद का देखते हैं कि वेदर लाहौर से कितना डिफरेंट है। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। अब हम सबका स्पेशल और बहुत ही फेवरेट शहर है कराची। क्योंकि कराची के मौसम के हवाले से हम लोग अपने आप को पूरा दिन कोशिश करते हैं अपडेट रखें। क्योंकि कराची में इस वक्त कम से कम जो दर्जा हरारत रहेगा वो 28 होगा और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। पेशावर के वासियों के लिए मेरे पास खुशखबरी है। क्योंकि पेशावर में पिछले कई दिनों से, मैं कहूँगी शायद 1-1.5 हफ्ते से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा था। मगर अभी पेशावर का मौसम अच्छा रहेगा, सारा दिन मौसम खुशगवार रहेगा। क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। और पेशावर के साथ साथ कोयटा तो मैं कहूँगी शायद 1-1.5 महीने से शदीद गर्मी की लपेट में था। कोयटा में भी मौसम खुशगवार रहेगा। क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 19 और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। हम जो ड्रामास देख रहे हैं, जो हम कंटेंट देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी चैनल से रिलेट कर रहा हो, डिफरेंट किस्म के एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं और आवाम के लिए उनको प्रेजेंट भी करते हैं। मगर जब हम उनके स्टोरीज़ को देखते हैं, उनके कंटेंट को देखते हैं, उन डायलॉग्स को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी बदल गई है, क्या लोगों का अंदाज़ बदल गया है, या फिर हमारा कंटेंट इस तरह से चेंज कर दिया गया है कि शायद लोग यही
देखना चाहते हैं, शायद हमारी हकीकत के ज़्यादा करीब तर है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ लेजेंड अदाकार कवी खान साहब मौजूद होंगे। कवी खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसके साथ साथ मारूफ अदाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप इनको टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखते हैं और बहुत सारे ड्रामाज में अभी भी देख रहे हैं। हमारे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। मगर इसके साथ साथ फिल्म नकाद हमारे साथ फैसल शहजाद भी इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद होंगे। फैसल, आपको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। कवी खान साहब, हम बात करने जा रहे हैं उन फिल्मों की, ड्रामाज की जो हम अपनी रूटीन में देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि माजी में जो ड्रामाज बनते थे और आज जो ड्रामाज बनते हैं उनके कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये हकीकत से करीब तर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है आपका, उस ज़माने में और इस ज़माने में ये ऐसे ही है। जब मैं 5 साल का था तो मेरे वालिद साहब मुझसे कहा करते थे कि हमारे ज़माने में बेटा ये था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर ये अब बच्चे कहते हैं और उनको मैं कहता हूँ कि हमारे ज़माने में। अब ज़माना जो है वो वक्त चलता रहता है, ज़माना बदलता रहता है, इक़दार, हमारी रवायात, ये सब कुछ सिखाई जाती हैं, फीड की जाती है। और ये सब कुछ सिखाने के लिए इससे अच्छा ज़रिया टेलीविज़न या फिल्म कोई हो ही नहीं सकता। ठीक चीज़ ये है कि वक्त की बात होती है। पहले इतना कमर्शियल नहीं था मीडिया, अब बहुत कमर्शियल हो गया। हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। ये आप नहीं कह सकते कि बनाने वाले या सब्जेक्ट्स या कंटेंट या इसमें अच्छे नहीं हमारे पास आ रहे, या क्या वजह है। वजह तो कोई भी नहीं है और अच्छे भी आ रहे हैं, जहन भी बेहतरीन आ रहे हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा अच्छे जहन आ गए हैं, क्योंकि अब बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, बाहर से डिग्रियां लेकर आ गए, और हमें भी वक्त के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हम पीछे रह जाएं बहुत। सही। सिर्फ ये है कि आज तक, मतलब मैं पायनियर्स में से हूँ एक चैनल का, तो मैं सोचता हूँ ये 54 ईयर्स में मैंने क्या किया और उन्होंने क्या किया, मेरे लिए क्या किया गया, मैंने बच्चों के लिए क्या किया, मैंने माशरे को क्या दिया। ये थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बातें। सही, इस पर बहुत से मुबाहिसे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कभी अमली तौर पर अमल नहीं हुआ कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ, ये एक सवाल है, और ये सवाल मैं पिछले साल से जो है वो मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और बस खामोशी हो जाती है। बिल्कुल, ये जिस सवाल की आप अमल बनाना तो चाहिए ना। ये जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं, इसी का जवाब हम भी तलाश करने की कोशिश करें। अशरफ खान साहब, जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आता है, बहुत सारे ड्रामास में आप काम भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो कंटेंट या जो स्क्रिप्ट आपके हाथ में आता है वो वाकई हमारे माशरे की नुमाइंदगी भी कर रहा होता है? उसमें जो डायलॉग्स हैं, उसमें जो प्रेजेंटेशन है, या उसमें जिस तरह से हम एक्ट कर रहे होते हैं, ये वाकई हमारा माशरा है? इसी तरह होता है? कवि साहब ने बहुत अच्छी बात की। कवि साहब हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं। उनके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ, जितनी बड़ी शख्सियत है वो। उन्होंने सही कहा, क्योंकि तब्दीलियाँ आनी चाहिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आधा चम्मच चीनी अगर आज पीता हूँ चाय में, तो मुझे एकदम आप 6 चम्मच डाल के दे दें तो मुझे हज़म करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कवि साहब भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। अब ड्रामा निकल के उस माहौल से जो हम करते हुए पीटीवी से आए, उस ज़माने में मैसेज हर दौर में होता है, आज भी होता है, मगर यकसानियत तारी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ पर। फिर ड्रामा निकल के हमारी रेंज से ये चला गया मार्केटिंग में। अब चूँकि कमर्शियल हो चुका है बहुत ज़्यादा, पहले हमें ये नहीं होता था। पहले कंटेंट देखा जाता था, ड्रामे की शक्ल देखी जाती थी, तो उस पर कमर्शियल आते थे। फिर वो क्राइटेरिया होता था कि यार ड्रामा कैसा है, अरे भाई उसमें तो इतने कमर्शियल चल रहे हैं यार, बहुत अच्छा प्ले है, और वैसे भी वो देखने वाली। अब होता ये है कि सारे फैसले टेबल पे हो रहे होते हैं, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, क्या करना है, क्या कहानी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उनके पीछे लग के हम लोग चल पड़े। तब्दीली आनी चाहिए। जब तब्दीली हमने 50-50 किया था, वो स्किट्स का प्रोग्राम था, वो खूबसूरत बेहतरीन था, वो एक चेंज था, लोगों ने फ़ौरन कबूल किया उसे कि यार वाह, बहुत ये अच्छी बात है, ये और अच्छा गया। आज तक बच्चे भी उसको हमें वो भेजते हैं, उसके और एंजॉय करते हैं, क्लिप्स हाँ हमें भेजते हैं। तो चेंजेस आनी चाहिए, मगर इतनी नहीं ज़्यादा आनी चाहिए कि हम
उन पर तनकीद शुरू कर दें या हमें वो हज़म ना हो रहा हो। बाज़ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, उन पे कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, ये कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, मैं फैसल आपकी तरफ आती हूँ, मगर अभी मैं कबीर साहब से एक और बात करना चाहूँगी। कबीर खान साहब से सर, जिस तरह से अशरफ खान साहब बात कर रहे थे अभी कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें उनको देखना भी है और देखना है कि कौन सी चीज़ आनी चाहिए, किसको रोकना चाहिए। बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो हमें आज भी लगता है कि शायद हम अपने बड़ों के साथ बैठ के नहीं देख सकते या शायद हम अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो ये कितना असर छोड़ते हैं जहनों के ऊपर? देखिए, ये हमें शुरू से लगता था। अब इसमें कोई टीवी का ही सिर्फ कसूर नहीं है, अब तो हमारे मोबाइल पे इतनी चीज़ें आ गई हैं कि मुझे तो खैर शुरू से ही बड़ी कोफ्त होती है। मैं कोई मोबाइल भी 30% जानता हूँ इस्तेमाल करना, वरना नहीं। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पिक करते हैं। तो हमें काम करना चाहिए अपनी नस्ल के लिए, हमें उनके लिए काम नहीं करना चाहिए जिनको हमें करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए एक लाए अमल खुदा के लिए कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। ये तो एक फ़ैसला कर रहे हैं, हुकूमत फ़ैसला कर रहे हैं कि हमने अब ये जाना है, कोई बना दिया जाए। हम तो पिछले 50 साल से यही देख रहे हैं कि अब जी एक पॉलिसी बन रही है, अब जी ये कैसा हो रहा है। हमारे राइटर्स जो हैं, हमारे कंटेंट, हमारे बहुत आला तरीन राइटर्स यहाँ मौजूद हैं। अब आप देखिए ना कि इस सारे मामले को देखते हुए कंटेंट पे आप आ जाइए। वो जो लिखने वाला है उसको हमने कहाँ जगह दी है? हम तो लिखवाते हैं कि ये चाहिए हमें, ऐसा कर दो जी, ये चीज़ हिट हो गई है, ऐसा कर दो। तो अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, मतलब मैंने सारी ज़िंदगी एक ही काम किया है, अब इसमें मैं पता नहीं क्या बात करूं, किसको बुरी लगे किसको नहीं लगे। ये देखे जी अक्ले कुल बन जाते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर हम चाहें, अगर हुकूमत चाहे, आप एक एक आदमी जिसका ताल्लुक़ है इस चीज़ से, वो कोई 15 दिन लगते हैं, पॉलिसी बना लीजिए, उस पर अमल कीजिए और साथ साथ ये दर्स भी दीजिए कि भाई ठीक है। नहीं, कबीर खान साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इसमें जिस को भी अपना अपना हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। मगर हमें याद है कि जब पीटीवी के दौर के या हम अपने नेशनल टीवी के ऊपर देखते थे ड्रामा, जब एक ही चैनल हुआ करता था, तो वो कंटेंट जो था उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता था, उसको पसंद भी किया जाता था। आज आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि अपनी नई नस्ल के हवाले से हमें सोचना चाहिए, मगर जो नई पौध हमें एक्टिंग के दुनिया में नज़र आ रही है, वहाँ पे तो हमें ग्लैमर ज़्यादा नज़र आता है। या आपको लगता है कि नहीं, माजी का एक्टर जो था वो ज़्यादा टैलेंटेड था, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था बनिस्बत आज के एक्टर से जो अब नई पौध आई है वो फैशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये बात। आज का एक्टर बहुत आला एक्टर है, बहुत आला एक्टर है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आज का एक्टर तो पढ़ा लिखा एक्टर है, उस ज़माने का एक्टर तो इतना पढ़ा नहीं होता था। मैं एक जाहिल आदमी, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने पढ़े लिखे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। बात यह है कि सीखने और सिखाने की, हम दे क्या रहे हैं और लोग रिसीव क्या कर रहे हैं। अब उसमें अगर आप उसको कमर्शियल कर देंगे कि ये एक बुरी चीज़ रिसीव की जा रही है और उसको हमें बढ़ाना है, वैसे ही लिखे, तो वो अच्छा राइटर भी भाग जाएगा। अच्छा एक्टर और 2-4 एक्टर जो हैं, या 8-10 हैं या 15-20 हैं, वो बेचारे मजबूरी के तहत काम कर देंगे। फैसल शहजाद भी मौजूद है। फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी अशरफ खान साहब की, कबीर खान साहब की, मगर जिस तरह से हम कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं या उन स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हमें ड्रामाज या फिल्मों की शक्ल में नज़र आ रही है, जो हकीकतन हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करते, हमारी सोसाइटी की अक्कासी नहीं करते, हमारा लिखने वाला कमज़ोर पड़ गया है या हमारी आवाम ये देखना चाहती है? सही, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सरवत, मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और मेरे दो उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कबीर खान साहब और अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सरवत, बात यह है कि आपको याद होगा कि जब हम कंटेंट देखा करते थे इशफाक अहमद साहब का और बानो कुदसिया साहिबा का,
मुन्नू भाई का कंटेंट देखते थे, हमने परछाइयाँ देखा, हमने वारिस देखा, हमने तन्हाइयाँ देखा, हमने धूप किनारे देखा। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। ये वो कंटेंट था जो कि सोशल इश्यूज़ पे बात करता था, ये वो कंटेंट था जो मोरल वैल्यूज़ पे बात करता था, ये वो कंटेंट था जो कि आपके कल्चर की अक्कासी करता था, सही। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब आजकल के ड्रामों की अगर बात करें तो वो जो कलम है ना राइटर का, जो लिखने वाले का, वो कलम तो उसके पास है, लेकिन उस कलम से लिखना क्या है ये शायद हमने किसी और के हाथ में दे दिया है। और कमर्शलिज़म, जैसे कि मेरे दोनों उस्ताद मोहतरम ने कहा कि कमर्शलिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी एक ये भी वजह है। और सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी वो पीछे रह गई है। अच्छा अशरफ खान साहब, ये जिस तरह से कमर्शलिज़म के हवाले से भी बात चल रही है, ये हमारी ज़रूरत बन गई है कि जी ये कमर्शियल बहुत होना चाहिए, या कमर्शलिज़म बहुत ज़्यादा एक ड्रामे के अंदर मौजूद होनी चाहिए, या फिर कोई मजबूरी बन गई है? कोई मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और चैनल इतने बड़े अपने ख़र्चे निकालने के लिए जो सीरियल प्रोड्यूस करते हैं, उनको चाहिए होता है कि वो उसके पैसे वापस आएँ, मिले। मगर मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी दिखाया जाए, जो भी लिखा जाए, अब वो एक तो यकसानियत तारी हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। आप पुराना ज़माना निकाल के देखें, अब हम मुवाजना करने नहीं बैठेंगे कि उस वक्त क्या हो गया तो अब क्या हो रहा है। रिश्तों का तकद्दुस जो है वो कायम रहना चाहिए। बाज़ ऐसे प्ले आ रहे हैं, अभी आप भी कह रही थी कि देखते हुए शर्म महसूस होती क्या है हो रहा है, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ज़ुबानी जुमले हैं, ये कहानी क्या दिखा रहे हैं। रिश्तों का तकद्दुस ख़राब हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी सफ़र करती है, ये तो एक इंटरनेशनल ट्रूथ है। ये है, बिल्कुल ये हकीकत जी। जब हम पीटीवी का जिक्र करते हैं तो 15 दिन हमें स्क्रिप्ट दिया जाता था कि बैठ के पढ़ें। वो सब बैठते थे, नीचे कालीन पे बैठे हुए होते थे। 15 दिन में टोन, टेम्पो और उसकी डिलीवरी जो थी उसको सही किया जाता था कि आपने क्या करना है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका। अब इतना टाइम किसी के पास भी नहीं। सही सही। हमें लोगों ने कहा जी 50-50 दोबारा बनाए ना ज़रा। मैंने कहा आपने ज़रा कह दिया, ये जिस तरह बनता था आपको शायद पता नहीं। 5 दिन हम लिखते थे उसको, 2 दिन उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं मेरा ख्याल है जी। तो 8वां दिन हमें मिलता नहीं था, उसी में लगे हुए थे, उसका रिज़ल्ट भी निकलता था। अब भाग दौड़ हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो इधर भी जाना है, कमर्शियल भी करना है, रेस लग गई है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और बस उसकी नज़र हो रहा है। ड्रामा आज भी अच्छा लिखा जा रहा है, ये नहीं कि हर तरफ एक ही तरह का ड्रामा हो रहा है। सही। मगर एक दूसरे से मुतासिर हो रहा है राइटर। ये मुतासिर वाली आपने बात की। कबीर खान साहब, हमारा ड्रामा जब बनता है, जो स्टोरी बनती है, उसको दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है कि पाकिस्तान का ड्रामा बेहतरीन होता है, अदाकारी में, डायलॉग में, प्रोडक्शन में बेहतरीन। अभी भी देखिए, हम सबकी पहचान जो है वो ड्रामे के हवाले से ही है, और हमारी ये पहचान पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। हमने सारी दुनिया देखी है ड्रामे के हवाले से। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, जिस एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो वहाँ बाकायदा लोग हमें पहचानते हैं, यहाँ ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ड्रामा ही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि असल में बशर जो है ना, उसमें शर ज़्यादा आ गया थोड़ा सा, उसको हमें खुद कंट्रोल करना है। मुझे, आपको, बनाने वालों को, काम करने वालों को और देखने वालों को, ये 4 लोग मिल जाएं और सोशल मीडिया पे हमारा थोड़ा कंट्रोल हो जाए, अपने आप पे हो जाए। हमें चीज़ें बनानी चाहिए। हमें तनकीद, मैं सारी ज़िंदगी सुन के ये उम्र हो गया है, मैं तंग आ चुका हूँ। अब हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए अपनी, और हमें वो जो राइटर है ना, एक जो कलम उठा के लिखता है, उसको बड़ी अज़मत और इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए। सही। खुद नहीं लिखवाना चाहिए कि मैं अकले कुल हो चुका हूँ, ये चाहता हूँ, ये लिखो जी, ये लिखो, ये जुमला हो, इसमें मजा आएगा। नहीं, आप ऐसा ये नहीं होना। आप खुद ठीक कर सकते हैं अपने आप को, कर लीजिए। नहीं करना चाहते हैं न कीजिए भाई, लेकिन करना चाहिए। आप फैसल को बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए, जब कबीर खान साहब और अशरफ साहब को भी मालूम होगा कि जब स्क्रिप्ट इनके पास आता है तो उसमें कंट्रोवर्सी जब तक नहीं होती, वो कहते हैं कि मसाला जब तक नहीं होता उसके अंदर, तो तब तक जो है उसको ऑडियंस पसंद नहीं करती। तो इसमें और कंट्रोवर्सी होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए। हमारी घरेलू जो कहानियाँ हैं उनको ट्विस्ट इस तरह का डाला जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतना बिकेगा, जितना नेगेटिव होगा उतना बिकेगा।
ये हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमारे जो राइटर्स हैं उनको कहा नेगेटिविटी हम किसी से मुतासिर होकर तो नहीं लेकर आ गए फैसल। जी जी सर बात कीजिए। जी जी कभी साहब आप प्लीज। जी जी सर आप। जी मैं ये कर रहा था, ये असल में हम फजूल चीज़ें देखने के आदी हो गए हैं और हमें खुद हमने अपनी आदत डाल दी है बस, और कोई बात नहीं। कसूर हमारा है, कसूर हमारा है, किसी बाहर वाले का नहीं है भाई। हम असल में हमारी एक दीवार है ना, अब ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरा कमरा है, मैं ज़बरदस्ती इस दीवार को तोड़ के आगे क्यों देखना चाहता हूँ भाई? मेरी नज़र इतनी है, वहाँ तक रहिए और उसको बेहतर कीजिए, इसको खूबसूरत कीजिए। हम पता नहीं कहाँ छलांगे मार रहे हैं। सही है। कभी खान साहब मैं चाह रही हूँ कि नए जो लोग प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं या डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन टीम्स आ रही हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर सकें। सिर्फ वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त की पाबंदी कीजिए। जो लोग ये बना रहे हैं वो पैसा लगाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए और तब तवज्जो होगी उनकी भी हमारी तरफ जब हम वो 10 बजे कहेंगे तो हम 10 बजे आएंगे, वो 6 बजे पैकअप करेंगे हम 6 बजे पैकअप करेंगे। हम लोग खुद कसूरवार हैं, हम सब ओके। तो इसलिए हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है फैसल, आप मुख्तसर कोई बात करना चाहें उन लोगों के लिए जो ड्रामा भी लिख रहे हैं मगर साथ साथ वही ड्रामा डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर जो हैं वो फिल्म्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज कन्वे कर सकें? जी बिल्कुल, मैं सर ये कहना चाहूँगा आखिर में कि हमें अपने ड्रामा को लेके या अपनी फिल्म की अगर हम बात करें तो कंटेंट की बात करें तो हमें और देखना है। अगर हम अपनी सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं, हम एक पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हम एक पॉजिटिव माहौल देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोस कि हमारे माशरे की जो फॉर्म करते हैं ना हमारा माशरा, वो फिल्म और ड्रामे से उस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हमें अपने कंटेंट पे तवज्जो देनी होगी। ठीक है, बिल्कुल अशरफ खान साहब, लास्टली टीवी इंडस्ट्री में किस चीज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है वो आप बताइए। देखिए, हर चीज़ में बेहतरी लाने की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि हमने जो इतनी गुफ्तगू की उसका निचोड़ यही निकला है कि अब थोड़ी सी तब्दीली चाहिए, मस्बत तब्दीली वो होनी चाहिए। और ये जो अभी आपने जिक्र, कवि साहब ने 2 बातें बहुत खूबसूरत कहीं कि जब कहानी हम लिखवाएंगे बाई फोर्स तो फिर वो गलत होगा। फिल्म की तबाही उस वक्त पाकिस्तान में शुरू हुई थी जब लोगों ने कहा लिहो जी इंज करके जेल दी दीवार है तो इंज करके मैं निकले हैं, तो वो उसी पे कहानी लिखनी शुरू हो गए, वो डरते हुए बेचारे, क्योंकि वो तो मजबूर। इसी तरह अब कहानियाँ राइटर लेके आए, तब्दीली लाएं, और जिनको हम कॉपी कर रहे हैं आप कह रही हैं वहाँ टीवी है ही नहीं सिरे से, मैं तो उनको टीवी टेक्निक मानता ही नहीं। वो फिल्म उठा के ले आए, सारी अपनी फिल्म टीवी पे ले आए। तो बस अब बेहतरी है, उसकी गुंजाइश सब जगहों पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब। कवि खान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, फैसल शहजाद आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। उस कंटेंट की बात कर ली जो कि हमें टीवी इंडस्ट्री में नजर आ रहा है या हमें फिल्म्स के अंदर नजर आ रहा है, मगर इस सारे माहौल में आपके हमारे बच्चों के लिए कौन सा कंटेंट मौजूद है, इससे मुतालिक बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अच्छा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये बात की थी कि अडल्ट के हवाले से और ख़ासतौर पे कंटेंट के हवाले से तो हम बात कर चुके, मगर कंटेंट की बात से वहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कंटेंट का ताल्लुक हर उस शख्स से है जो कि उस टीवी को देख रहा है, उस टीवी पर आने वाले मवाद को देख रहा है कि ये टीवी हमारे लिए क्या लेकर आया। और जब हम फ़िक्र की बात करते हैं तो बड़े हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए सही हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, मगर जब हम फैमिली और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के साथ बैठ के इस टीवी को देख रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चों के लिए इस टीवी के पास क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्या कार्टून्स मौजूद हैं, क्या कार्टून्स वो वाली शेप में मौजूद हैं जो हम देखते थे बच्चों के इस्लाह के लिए, बच्चों को एक लेसन देने के लिए, वो कार्टून का वही कंटेंट मौजूद है या नहीं, या फिर कार्टून्स भी आपको अडल्ट्स के नज़र आते हैं कि हमारा अडल्ट जो काम करता है वो कार्टून्स की शक्ल में हमें वो प्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं।
अगर हम कार्टून से हट के दीगर कंटेंट की बात करते हैं जिसमें हमारे ड्रामास आ सकते हैं, जिसमें शायद हमारा थिएटर आ सकता है या हमारे कॉमेडी प्लेज आ सकते हैं जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मगर क्या उनमें वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो बच्चे के जहन को बड़ा कर रही होती हैं या फिर बच्चे के जहन की इस्लाह कर रही होती हैं? ये वो लाइन है, ये वो लकीर है जिसके दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत है। क्या हम वो फ़र्क कर पाते हैं या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं फ़ाइका सलमान साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़ाइका साहिबा। जबकि कराची से हमारे साथ चीफ रैपर टॉफ़ी टीवी राबिया गरीब साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राबिया साहबा आपका भी। इस्लामाबाद से हमारे साथ सना खान मौजूद होंगी जो माहिर नफ्सियात हैं, काउंसलर हैं और थेरेपिस्ट हैं। आपका भी सना बेहद शुक्रिया। सबसे पहले राबिया साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। हम बच्चों के हवाले से चूँकि बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए हमारे टीवी के पास कुछ है ऐसा कि हम अपने बच्चे की इस्लाह के लिए उसे बिठा दें टीवी पर 2 घंटे कि भाई आप बैठें और 2 घंटे तक टीवी पे देखें, आपकी इस्लाह के लिए क्या है? या आपको लगता है जो कार्टून हम बच्चे के लिए कभी लगाया करते थे वो कार्टून भी अब उनके लिए वाकई नहीं रह गया? वेल, पहली बात तो बहुत आपका शुक्र अदा करना चाहूँगी कि बुलाने का और इस मौजू पे बात करने का मौका दिया आपने। अव्वल तो बात ये है कि क्या बच्चे की तरबियत हर दिन अगर आप 2 घंटे उनको टेलीविज़न के सामने बिठा दें तो क्या वो काफ़ी है? दूसरी बात ये समझने की है और सोचने की है कि क्या आजकल का जो बच्चा है, आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या टेलीविज़न ही देखते हैं या अपना कंटेंट कहीं और से कंज्यूम करते हैं? और इस वजह से जैसे जो इंटरनेट और जो IPTV से कंटेंट बनता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि उसका टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म से उसको उठा रहा है। हाँ। पुराने दौर में हम फैमिलीज़ के साथ, हमारे वालिदैन के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर और कार्टून्स देखते थे जो टॉम एंड जेरी और दीगर ऐसे थे, जिसमें चाहे वो कोई बोलचाल कोई ज़बान में बोल रहे हों या नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल के दौर में सारी चीज़ें और विजुअल और एनिमेटेड हो गई हैं और इतना क्लटर हो गया है, तो शायद टेलीविज़न आपका सही मीडिया है या नहीं है। हाँ, मास ऑडियंसेस तक हम जाते हैं तो आज भी टेलीविज़न ही है, मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन शायद इतना नहीं है। लेकिन हाँ, आपका एक बहुत ही लंबा जवाब है एक छोटे मुख्तसर से सवाल का कि जब तक कंटेंट बनेगा नहीं और पुश नहीं होगा, हमारे इर्द गिर्द वो चीज़ कंज्यूम नहीं होगी और अब्जॉर्ब बच्चे कर नहीं पाएंगे। लेकिन 2 घंटे भी कहीं से भी काफ़ी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, 2 घंटे काफ़ी नहीं है। मगर फ़ाइका साहिबा, जब हम 2 घंटे की बात करें या पूरा दिन की बात करें, हमारी मदर्स के पास यही है, जॉब कर ली या फिर अगर वो हाउस वाइफ हैं तो कोशिश करती हैं कि जब तक वो किचन में है बच्चा उनका किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहे। अगर हम बच्चे को तवज्जो दे रहे हैं तो ठीक है, मगर अगर बच्चे को तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चा अपने काम में मसरूफ़ है, या तो वो टीवी लगाएगा या उसके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन होगा। बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं उसको सर्च करता है और देखता है। और अगर हम टीवी की बात करें या टीवी चैनल्स के ऊपर आने वाले उस कंटेंट की बात करें, बच्चा उसको भी इंजॉय करता है। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, मगर कितनी गलत हैं जो उनके जहन पर असर डाल रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी कुछ सोच में तब्दीली करना होगी। ये जो स्क्रीन्स हैं, इनसे सिर्फ बच्चे नहीं, हम सब लोग किसी न किसी हद तक अफेक्टेड हैं। हम बच्चों को देखते हैं, एक पहले माँ का मोबाइल पकड़ा हुआ है, माँ ने ले लिया, टीवी पे बैठ गया। टीवी पे यूजुअली फिल्में होती हैं, इंग्लिश की फिल्में बच्चे पसंद करते हैं, या फिर गाने होते हैं या कार्टून्स लगा लेते हैं। वो होता है, वो उनको वो बंद करे माँ, तो बच्चा बाप का मोबाइल पकड़ लेता है, माँ वो ले तो अपनी टैब पकड़ लेता है, वो ले तो फिर उसके बाद लैपटॉप पे आ जाता है, वो ले माँ तो वापस। तो ये चीज़ें, और हम अपनी तरफ देखें तो हम भी इन चीज़ों से उसी तरह इफ़ेक्टेड हैं। हम भी स्क्रीन्स के से ग्लू हुए हुए हैं, हम सब जो है ना। चलिए, तो हमें तो फ़ाइका साहब पता है कि जी हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम बहुत सारी चीज़ें समझ बूझ रख रहे होते हैं, मगर बच्चा बिल्कुल कच्चे जहन का होता है, वो समझ नहीं पाता। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे लिए अपने बच्चों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। माँ घर में रहते हुए भी बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इतने ज़्यादा गैजेट्स जो कि माँ बाप एट टाइम्स ये सोच के लेके आते हैं कि वो बच्चा महसूस ना करे
कि मेरे पास ये नहीं है। हाँ। लेकिन वो उसका मिसयूज़ इस कदर ज़्यादा है कि हम उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें हमारे हमसे पहले हमारी वाली नस्लें और हमसे कुछ पहले वाली नस्लें हम लोग अपने पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की, लेकिन अब के जो बच्चे हैं उनकी तरबियतें ये मोबाइल्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो माँ कहीं भी बिज़ी हो जाती हैं माएँ बिज़ी, दे कैन बी बिज़ी ना। पहले ये होता था कि जब माँ बिज़ी होती थी तो बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे, विच वॉज नॉट सो बैड। 4 बजे टीवी लगता था, कार्टून देखते थे, उसके बाद कोई 8 बजे जाके एक ड्रामा लगता था। इट वॉज नॉट सो बैड। माँ बिज़ी हो जाती थी तो बच्चे बाहर खेलने चले जाते थे। लेकिन अब जैसी माँ बिज़ी होती है, माँओं ने बिज़ी होना होता है। हमें अपने सोचने का अंदाज तब्दील करना होगा। हर चीज़ माँओं पे डाल के हम ये नहीं कर सकते। तो जहाँ माँ बिज़ी होती है, एट टाइम्स माँ बच्चा सामने देख रहा होता है, एट टाइम्स ये लेकर तो कहीं गायब हो जाता है, कहीं कोने खुदरे में छुप जाता है। और जो उसके बाद वो इस चीज़ पर देख रहा है वो उसका हमें कुछ पता नहीं है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है उसके सामने क्या आ जाएगा, वो भोलपन में क्लिक किस चीज़ पे कर देगा। तो आई थिंक कि हम लोगों को अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। हम सब जिस चीज़ का शिकार है सोच में, हाँ, इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सना, आपकी तरफ आऊँगी। अभी जिस तरह से आपने राबिया साहबा की गुफ्तगू सुनी, फ़ाक़ा साहबा की गुफ्तगू सुनी, तो पहले हुआ करता था कि जी कार्टून्स लगा दिए, माँओं को बड़ा सुकून होता था, चलो बच्चे घंटे 1.5 घंटे के लिए बैठ जाएंगे सुकून से। बच्चे बाहर भी खेलते थे, जाते थे, बाहर के खेल कूद के बाद घर में बैठ के कार्टून्स भी देखते थे। हम समझते थे कि शायद कार्टून्स के दरमियान हमारी इस्लाह हो सकती है, तरबियत हो सकती है। मगर अभी अगर हम कार्टून्स अपने बच्चों को लगा के दे रहे हैं तो उसमें जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, जो हमारे बच्चे अडॉप्ट भी करते हैं और इस किस्म की हरकत भी करते हैं, वो उनके जहनों पर किस तरह से असर डालती हैं और उनको इस ट्रॉमा से निकालने की कितनी अशद ज़रूरत होती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें काफ़ी डिफरेंट मीडियम्स आ जाते हैं, उसकी नीड को अब ये समझना कि हम ख़त्म कर देंगे, वो इनकी बात को मैं सेकंड करूँगी कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब जैसे ज़माना जिस हिसाब से जा रहा होता है उस हिसाब से आपने चलना है और उसी हिसाब से आपने मैनेज करना है। एंड देन डिजिटल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और ये सारे जो मीडियम्स हैं इनमें अगर कोई प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, राइट? तो वो चीज़ देखनी है कि हाँ, उनको लेकर हम कैसे चल सकते हैं। अभी जो उसके आप साइड इफ़ेक्ट्स कह लें वो ये हैं कि बच्चों की नीड हो गई है, और देन अगेन हम सब की ही एज एन एडल्ट्स ऑल्सो, कि हाइपर कनेक्टेडनेस चाहिए हमें, यू नो। सो वी ऑल द टाइम नीड टू बी कनेक्टेड थ्रू दीज मीडियम्स। उससे होता ये कि सोशल लाइफ सफ़र करती है, आपकी सोशल स्किल्स नहीं रहते बच्चों के, और वो हमने देखे भी हैं। अब जो बच्चे हैं वो सोशली तो बड़ा अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। आप उनके यूट्यूब के वीडियोस देखें, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। बट अगर आप उन्हें सोशल गैदरिंग में ले जाते हैं, एक रियल लाइफ सिचुएशन में, सो दे सफ़र, दे कांट इवन गो एंड से हेलो और हाई टू एनीबडी। सो हैं इसके ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉन्स। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर जिस घर में पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राबिया साहबा पूरी कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ बच्चे को ज़िद भी है और ज़रूरत भी है उसकी कि उसने टीवी भी देखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारे टीवी पे बच्चों के लिए आखिर है क्या? 3-4 चीज़ें हम निकाल लेते हैं। जिस घर में भी नेट लगा हुआ होगा, बच्चा कोशिश करता है मूवीज़ निकाल ले, बच्चा कोशिश करता है कोई अच्छा सा ड्रामा निकाल ले, या फिर बच्चा कोशिश करता है कोई कॉमेडी प्लेयर निकाल ले। इन सारी चीज़ों में बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है। हमारा मीडिया या हमारे टीवी चैनल्स इस चीज़ को मद्देनज़र क्यों नहीं रख रहे कि हमें अपनी नई नस्ल की इस्लाह के लिए उनके हिसाब का कंटेंट भी तरतीब देना होगा, जो कि हमें नज़र नहीं आता। टेलीविज़न चैनल एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, और टेलीविज़न चैनल उस वक्त तक बच्चों को कोई अहमियत नहीं देगा या बच्चों के कंटेंट को कोई अहमियत नहीं देगा जब तक वो कमर्शियल प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। टॉफ़ी टीवी हम पिछले अब 9 साल से चला रहे हैं। हम एक प्योरली डिजिटल चैनल है, बहुत कोशिश करते हैं, और चंद चैनल्स भी हमारे साथ पार्टनर करते हैं हमारे कंटेंट को और माइलेज देने के लिए, कवरेज देने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि बीबी आपका एक तो कंटेंट उर्दू में है,
दूसरा आप बच्चों को एजुकेशन सिखा रही हैं और आप गाने और कहानियों के ज़रिए सिखाते हैं। पूरी दुनिया में आप रिसर्च देख लें, गाने और कहानियों के ज़रिए पूरे चैनल्स चलते हैं और बच्चे ज़्यादा स्कूलों सीखते में हैं। इस किस्म की तरबियत दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि इसमें जब तक कोई मसाला, कोई ठुमका, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई वायलेंस का एलिमेंट ना हो, कोई जो चीज़ें हम नहीं सिखाना चाहते, नहीं एक्सपोज करना चाहते बच्चों को, वो कहते हैं जब तक वो सारी चीज़ें ना हो तो ये बिकेगा नहीं। अच्छा, अब टेलीविज़न चैनल्स का भी इतना कसूर नहीं है जितना शायद कमर्शलिज्म का है। जो आपके पिछले गेस्ट जो थे, जो ड्रामास के साथ बर्ताव हो रहा है, वही बच्चों के कंटेंट के साथ हो रहा है। कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा ब्रांड पाकिस्तान में तो नहीं है जो शायद कहेगा कि भाई मैं आपको 1 घंटा देता हूँ या देती हूँ ताकि आप बच्चों को, यानी कि पूरी कौम को आप उर्दू सिखा दें गाने के ज़रिए। लेकिन बाहर आप कहीं चले जाएं तो शायद कोई ऐसे CSR प्रोजेक्ट के तहत या ग्रांट्स के तहत बहुत सारे लोग करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर मसला यही है, जो दिखता है वो बिकता है और जो लोग देखना चाहते हैं वही चीज़ बिकेगी। फ़ाइका साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, माएँ भी एक वक्त में आके मजबूर हो जाती हैं कि किया जाए, मगर तरबियत के लिए हमने ये क्यों समझ लिया है कि जो TV पे चीज़ अगर आ रही है वो हम जानते भी हमारे बच्चे के लिए नहीं है सही, तो भी हम कहते हैं देख ले कोई बात नहीं, हम रोक नहीं पाते उससे। देखिए, मैं समझती हूँ कि फ़ी ज़माना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हैं कि माँ बाप की तरबियत बहुत जल्दी, यानी जैसे ही बच्चा टीन में जाता है तो वो पीछे रह जाती है। तो उस सूरत में माँ के का तो बल्कि ज़्यादा रोल बनता है, बाप का ज़्यादा रोल बनता है, बाकी जो फैमिली के लोग हैं कि वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये होता भी, और ये करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि घर के अंदर इतने गैजेट्स मौजूद होती हैं, इतनी चीज़ें, या तो फिर आप बिल्कुल TV को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि बहरहाल TV के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि बच्चे के लिए अच्छी है। चाहे वो आप कार्टून देख लें, चाहे वो जो फिल्में आ रही हैं वो देख लें, चाहे आप वो गाने देख लें जो आ रहे होते हैं, बच्चों के लिए तो नहीं है वो ना। बच्चों ने बहुत शौक से देखते हैं। पाकिस्तानी कंटेंट में शायद एक चीज़ है जो बच्चे बहुत, वो जो गेम शोज़ होते हैं वो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, है ना। बच्चों के लिए चलिए जी कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि हमारे मीडिया पे, हमारी TV पे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप एक चीज़ तो आप ये देखें कि बच्चा जो है उसका स्क्रीन टाइम शुरू कब से हो जाता है। अगर हम रिसर्चेस देखें डिफरेंट, तो वो यही बताती हैं कि 6 मंथ्स से बच्चे का स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है। ये मैं जनरली बता रही हूँ ज़्यादातर, और क्योंकि ये डेवलपिंग माइंड होता है, 6 मंथ से ठीक है वो उस तरह उतनी लैंग्वेज और वो नहीं समझ रहा होता, बट द मैसेजेस, बिकॉज इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम, तो जो मैसेजेस उसको मिल रहे हैं थ्रू किसी भी प्रोग्राम कंटेंट के, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह फिर 2 साल का हुआ, फिर बड़ा हुआ, उससे तो मैसेजेस ले के बड़ा हुआ है। TV में आप देखें हमारे बच्चे अब जो हैं ज़्यादातर इंग्लिश कंटेंट देखते हैं। हाँ। क्योंकि अगेन वही आता है कि लैग करते हैं, हम खुद तो कुछ बनाते नहीं हैं। अगर कोई उर्दू है तो वो हिंदी ट्रांसलेटेड चीज़ें हैं, वो अगेन एक और मसला है कि जिससे बच्चे अपनी लैंग्वेज से हटके हिंदी की तरफ चले जाते हैं। थैंक यू सो मच राबिया गरीब साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सना खान, आपका भी बेहद शुक्रिया। फ़ाइका सलमान साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो कोशिश, अगर हम बात करते हैं बच्चों की इस्लाह के हवाले से, तो बच्चों की इस्लाह का जितना बीड़ा आप लोगों ने उठाना है, कोशिश करें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बोझ आप लोग अपने कंधों पर उठा सकें, ना कि बच्चों की इस्लाह के लिए आप उस कंटेंट की तरफ उसको लगाएं जो कि उसके लिए बहुत हार्मफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी आपकी सेहत से मुतालिक, आपकी सेहत से मुतालिक आज हमारे सेगमेंट में क्या खास है ये जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जैतून का वैसे तो तेल बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पसंद करते हैं कि उनके खाने के अंदर जो है किसी भी ऑयल दूसरे की जगह जैतून का ऑयल मौजूद होना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग हैं जो कि जैतून को सैलड की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मगर इसके साथ साथ इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैतून हमारी डेली रूटीन में कितना से हेल्पफुल हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है ये जैतून, इस
पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच ज़ोहा, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हम सब लोगों के बहुत ही फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट हर्बलिस्ट खुरम मुशीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू खुरम, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। खुरम, आज आप बड़े खिले खिले लग रहे हैं, आज आप बड़े खिले खिले लग रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, मैंने कहा पूछ लूँ क्या वजह है आपको लग रहा है? मेरा ख्याल है जैतून का तेल। देखें जब तख्त पे अकेला बादशाह खुद बैठा हो ना तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। ईसा भाई नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये मुझे मैं समझ गया था, मगर मैंने आपको नहीं कहा, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप कह रही है, और आज होते तो वो जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कर चुके होते हैं। हाँ, बिल्कुल कर चुके होते हैं। अच्छा खुरम, जैतून के हवाले से चूंकि हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं, हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमें काला जैतून भी नजर आता है, ऑलिव्स नजर आते हैं जो हम सैलेड में डाल के खा सकते हैं, उनको लोग इंजॉय भी कर रहे होते हैं। पिज्जा के ऊपर बहुत ज्यादा लगा हुआ होता है ऑलिव्स, लोग उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। काला जैतून होता है, एक होता है हमें ग्रीन कलर में सब्ज रंग का नजर आता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, थोड़ा जैसे आप देखिए, एक डिफरेंट थोड़ा पक जाता है, थोड़ा डार्कर हो जाता है, और ये आमतौर पे जो फल है जैतून, जिसको अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं, आमतौर पे तमाम मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं जो कि पोर्चुगल से लेकर और स्पेन और इटली और आप टर्की, साइप्रस और फिर अल्जीरिया, वहाँ के लोग ये यूज़ करते हैं। और जो पक्का हुआ, थोड़ा पक्का हुआ होता है, वो डार्कर होता है, और थोड़ा सा कच्चा जिसको ट्रीट नहीं करते हैं आप, थोड़ा सा हीट अप नहीं करते हैं, वो ग्रीन होता है। अच्छा, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जैतून एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो हम बात करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, आपकी वाइटैलिटी बढ़ाना है, आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, लोगों का मोटापा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको इंटरनल जेनेटिक बीमारियां होती हैं, खास तौर पे स्किन में, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा डिटेल से, सोराइसिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, आपके जोड़ों पट्ठों का दर्द है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके हार्ट के इश्यूज हैं, तो उनके लिए ये जैतून का तेल बड़ा ज़बरदस्त है। ना सिर्फ इसकी मालिश, बल्कि इसको खाने से आप बहुत हेल्दी होते हैं। और जैतून तो देखिए उन फ्रूट्स में से कि जो आप आमतौर पर देखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फैट, एक तो फैट होता है जो हम खाते हैं नहारियों में, पिज्ज़ा में, इन चीज़ों में, एक होता है जो आप ऊपर से स्प्रिंकल्ड होता है, हाँ। या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, या फिर आप मार्जरीन लेते तो उनके अंदर होता है, तो वो अच्छा वाला जो आपको, एक तो LDL होता है जो आपका ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक HDL होता है, तो ये HDL को आपके इंक्रीज़ करता है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ाता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा ज़ोहा, जिस तरह से जैतून की बात चल रही है, लोग जैतून का या तो कहते हैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी आपको जैतून वैसे सैलेड की शक्ल में खाना चाहिए, किसी भी फॉर्म में खाएं आप। जैतून का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद किस शक्ल में रहता है, जब वो रॉ मटेरियल में हमारे पास मौजूद होता है, या फिर आप समझते हैं कि जी उसका तेल निकला वो आप डेली रूटीन के खाने में इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है? ठीक है। अच्छा, रॉ और जो तेल है उन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है। जिस तरह रॉ जैतून में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करती, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, जिनको दिल के डिफरेंट मसले हैं, उनको मैं जैतून रॉ कभी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें सोडियम, नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जब नमक दोबारा अंदर ज़्यादा जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा उनका। बिल्कुल। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें, उसका तेल इस्तेमाल कर लें। अब जैतून के तेल भी दो तरह के हैं, एक जो हम कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो हम सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून के तेल को हम कभी कुक नहीं करते, क्योंकि जब हम उसको कुक करते हैं तो वो अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी में जाके वो आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ब्लॉकेज क्रिएट करने के साथ साथ डिफरेंट प्लैक्स बनेंगे, फिर वही क्लॉटिंग का मसला पेशेंट्स में नज़र आता है। तो इसलिए रिकमेंड मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर आपने खाना है तो आप उसको सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएं, और अगर कुक करना है तो फिर कुकिंग के लिए एक आता है पोमेस के नाम से, आप उसको कुकिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और जितने पेशेंट, वैसे हेल्दी रहने के लिए जैतून का तेल हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का उसका मसला है, किडनी के डिफरेंट इशूज़ आ जाते हैं, तो अगर वो पेशेंट जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बीमारी फर्दर आगे बढ़ने की बजाय वहाँ रुक जाएगी। अच्छा, रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ये इस तरह से इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमारे कॉलर भी मौजूद है, याहिया, उनसे बात करते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। वालेकुम सलाम सरत, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आपने बड़े दिनों के बाद हमें कॉल की, क्या बात करेंगे? लिटरली आई कैन से यू कि आपके प्रोग्राम की फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि 3 नंबर होने के बावजूद भी मिलता नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की।
और आपके दोनों मौजूद एक्सपर्ट्स को भी सलाम हो, लेकिन खुर्रम भाई को स्पेशली मेरा सलाम हो। खुर्रम भाई जो है वो इतने पॉपुलर हैं कि मतलब इनके पास शायद वक्त नहीं होता, हर जगह FM पे, TV पे, हर जगह ये होते हैं, माशाल्लाह हम इनसे बहुत सीखते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस जैतून के बारे में, खाने के बारे में नहीं, क्योंकि जैतून जो है ना, इन्होंने अभी जिक्र किया, मैंने खुद भी ट्राई किया, जैतून इज अ मैजिकल ऑयल, ये हीलिंग एजेंट भी है, ये जिस तरह हनी है। तो मैं डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर खुर्रम से पूछें, डॉक्टर साहब ये स्किन की ड्राइनेस के लिए हम इस पे लगा सकते हैं, मैंने ट्राई किया है, तो आप मुझे कोई ऐसी चीजें बताएं कि जो हम अपने स्किन की डिजीजेज हैं उसके लिए हम यूजफुल हो, किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच राया। अभी हम पूछ लेते हैं, यूसुफ खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई यूसुफ, बात कीजिए। डॉक्टर साहब से कुछ मंगवाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बाल काफी ज्यादा उजल रहे, बाल निकल रहे, केयर के बावजूद भी ये निकल रहे। मैं अच्छा, उड़ते जा रहे हैं आपके बाल, ठीक है यूसुफ, हम बात कर लेते हैं खुर्रम से। थैंक यू, आपने भी हमें कॉल की। अच्छा, जिस तरह से याया ने, मेरा भी एक सवाल है वो मैं आपसे कर लूँगी, लेकिन याया ने जिस तरह से बात की कि स्किन डिजीजेस के लिए आप जैतून को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुर्रम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए, खाने के लिए तो बताऊंगा, मगर पहले एक बड़ी कॉमन बीमारी है और कल भी इसके बड़ा सिवियर इश्यूज था। ये देखिए, ये कहलाता है सोराइसिस। ये P से स्टार्ट होता है, PSORISIS, ठीक है। ये बड़ा कॉमन बीमारी है, हमें इतनी नज़र नहीं आती, लोगों की पूरी बॉडी में ये पेनिट्रेट करती है और सामन कलर्ड, बिल्कुल जैसे मछली के स्किन के दाने पूरे पैचेस होते हैं, पूरी बॉडी में होता है, आपके जॉइंट्स को कवर करता है, आपके सर में आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बीमारी में कि ये आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपका वेट बहुत गिराता है, अंदर तक पेनिट्रेट करने के बाद ये जो है ये आपकी पूरी बॉडी को बिल्कुल एक तरीके से पैरालाइज कर देता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैतून का तेल आप लगाएंगे तो उसके बगैर वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। और सेकंड चीज़, खाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, सोराइसिस की बीमारी हो गई, या फिर इसी तरह ये देखिए ड्राइनेस में आपको एक दिखाऊं, जो पूरी बॉडी पे आप ये देखिए, नीचे की पिक्चर दिखाएंगे, ये वेलवेट कलर पूरा, ये देखिए ड्राइनेस। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। ये पूरी बॉडी पे आपको शदीद ड्राइनेस होता है, क्रैकी होता है, आपके जॉइंट्स तक तकरीबन मुतासर हो जाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जैतून का तेल लें, ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और उसके साथ ऐड करेंगे जी कलौंजी, ग्लिसरीन और दही थोड़ा सा। मैं अगर आपको हल्का सा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, देखिए बिल्कुल। अगर आप सबसे पहले लेंगे इसके अंदर जी, ये आपने क्या किया है, ये मैं इसको हटा दूं, ये सबसे पहले जैतून का तेल, ठीक है, ये पूरे जिनको एक कॉमन स्किन की बीमारी उनके लिए बड़ा हर्बल रेमेडी है। ये देखिए आपने लिया ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है, ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून, उसके साथ आप लेंगे जी एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल जी, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जमा हुआ है हमारा, ठीक है, ये इसके साथ आपने ऐड किया जी, ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर है एंथ्रेलिन, जो आपके जो स्पैचेस बनते हैं उसको गायब करता है। बिल्कुल चंद ड्रॉप्स आप लेंगे जी एंथ्रेलिन, एक अच्छी सी, ये देखिए चंद आपने ड्रॉप्स एंथ्रेलिन के ऐड किए। इसके साथ ये एक आपके घर के अंदर मौजूद वाली चीज़ है, 2 से 3 चमचे आपने फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है, ये फुल क्रीम योगर्ट है, ये पूरी बॉडी को लैक्टिक एसिड से बना हुआ है, पूरी बॉडी को ये आपको स्किन फूड देगा। और एंड में ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा जोजोबा ऑयल या ग्लिसरीन, ठीक है, जोजोबा ऑयल, ठीक है, ये देखिए ये, और ये आप इसको मिक्सचर बना के, या तो ब्लेंडर में ना भी हो आपके घर में, इसको अच्छी तरह से करके आप पूरी बॉडी पे पेनिट्रेट करेंगे, तो आपकी स्किन में बहुत जल्दी एक ग़िज़ाइयत मिलेगी, जो एक तो इंटरनली तो आपको खाना ही खाना है, वो क्या खाना है सैलेड में आपको दिखाऊंगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मिक्सचर जो ख़ास तौर पे सोराइसिस एक्जिमा का, मैं आपको इसमें दिखा भी दूँ इसमें करके हल्का सा। हाँ, अगर ब्लेंडर हो तो इसको इस्तेमाल करें, नहीं भी ब्लेंडर है तो फिर चम्मच के साथ अच्छे से कोशिश करें इसको ब्लेंड कर लें। नौरीन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन नौरीन, बात कीजिए। जी मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, उसके मालिश जैतून के तेल से करती है, ठीक है, तो मैंने सुना है कि उससे हड्डियां कमजोर होती है, क्या ये सच है? ओहो अच्छा, तो ये अभी पूछ लेते हैं, आपके बेटे की एज क्या है नौरीन? 1 साल। 1 साल का बेटा है आपका, ठीक है नौरीन, अभी पूछ लेते हैं। और हाँ, एक और सवाल है जी जी।
जी ये सर के बाल जो गिरते हैं जैतून के तेल से वो रुक जाते, क्या ये सच है? ये जैतून के तेल से, ये वो सवालात हैं जो मैंने भी अभी पूछने हैं खुरम से भी, जोगा से भी। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। मेहताब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। जी मेहताब, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना है कि खुरम भाई से ये पूछना है कि जो बाल गिरते हैं इसके लिए कितना मुफीद है? मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। हाँ, ये बालों के हवाले से जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। अभी मेहताब पूछ रहे थे, थैंक यू आपने कॉल की। अच्छा, अभी जो खुरम ने बनाया है ब्लेंडर में, हमने आपको दिखा भी दिया कितना ज़बरदस्त है। बालों के हवाले से हम बात करेंगे, मगर तासीर के हवाले से जब जोगा हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जिनको एलर्जी है, ख़ारिश है, या जिनको पिंपल्स वगैरह का इशू है, ऑलिव से आप अवॉइड करें। और जब ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे रोक दिया जाता है कि भाई आपने ऑलिव ज़्यादा नहीं खाने, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ऑलिव्स वैसे हम रॉ मटेरियल में खाते हैं इस तरह से पकड़ के, वो उसकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है, या हम जैतून का जब तेल खाने में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसका, तो वो तासीर में गर्म होता है, या ये सिर्फ एक मिथ है कि जी नहीं करना चाहिए? ये आप कह लें कि एक टैबू है कि जो पहले ज़माने में चलता था लेकिन अब नहीं चलता। जब हम साइंटिफिकली तासीर की बात करते हैं तो तासीर कुछ भी नहीं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तासीर कुछ भी नहीं। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियां कहती हैं एक ऑलिव खाया है, देखे मेरे यहाँ पे पिंपल निकला। तो ये एक मिथ है कि हम जो चीज़ सोच लेते हैं साइकोलॉजिकली कि ये चीज़ हम खाएंगे तो हमें पिंपल्स निकलेंगे, तो ऑब्वियसली जब साइकोलॉजिकली हम सोच लेते हैं वो पिंपल्स निकलेंगे। लेकिन अगर एक बंदे को मैं देती हूँ ऑलिव ऑयल का कैप्सूल और उसको नहीं पता कि वो ऑलिव ऑयल का कैप्सूल और वो खा लेते हैं तो उसको कोई पिंपल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि निकलेगा तो इसकी अकॉर्डिंगली मिथ के साइकोलॉजिकल बिलीफ है तो वो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप जैसे बात करें कि पिंपल्स निकल आते हैं, बल्कि ऑलिव्स तो इन पिंपल्स को ख़त्म करने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा। हाँ, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं उसको रोकते हैं। पिंपल भी एक इन्फ्लेमेशन का साइन है कि अगर एक बंदे को बॉडी में कोई भी, हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते रहते हैं और पिंपल्स उन रिएक्शंस के रिजल्ट में निकलते हैं। तो जब पिंपल्स निकलेंगे और हम ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल कंज्यूम करेंगे तो वो उन रिएक्शंस को स्टॉप डाउन करते हैं और उनको हेल्दी वे में ख़त्म करने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ बता दी जो भी ख़वातीन समझ रही थी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन मैं इतना नहीं ज़ोरों से समझती थी जितना मैं दूसरी ख़वातीन को देखती हूँ कि उनके तो सोचने पे ही पिंपल निकल आता है। अच्छा खुरम, एक तो बालों के लिए कहते हैं जी आप जैतून का आपका बिल्कुल खालिस ऑयल है तो वो आप इस्तेमाल करें, वो बड़ा अच्छा होता है। दो कॉलर्स थे, उन्होंने पूछा है कि जी हमारे सर के बाल गिरते हैं, अगर जैतून का ऑयल हमने सुना है बड़ा हेल्पफुल होता है, अगर ये अच्छा होता है तो क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा कि 1 साल का बेटा है और जैतून के तेल से वो मालिश करती है। मैंने सुना था बड़ा तगड़ा करना हो ना, किसी को हड्डियां मजबूत करनी हो, दर्दें खत्म करनी हो तो जैतून के तेल से मालिश करें। अब वो बेचारे को किसी ने कह दिया कि जी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल। आप यकीन करें कि हड्डियों को तो ये बड़ा नरिश करता है, और आप जब बच्चे को अच्छी ग़िज़ाइयत देंगे और साथ में आप जैतून के तेल से उसको मालिश करेंगे। बल्कि मैं एक बड़ी अच्छी आपको एक डाइट बता के फिर बालों का बताता हूँ। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा एक ये आपका एनर्जी एक्सरसाइज बूस्टर है। ये देखिए, ये आपके पके हुए जैतून है, ठीक है, ये देखिए जैतून है, और इसको हमने क्या किया है जी, योगर्ट और इसके अंदर हमने टमेटो जूस, ठीक है, टमेटो जूस, योगर्ट, और उसके अंदर हमने ऐड किया जी ये इसके साथ ऐड किया हमने जो ऑलिव, जो आप ब्राउन वाली कह रही थी, जो थोड़े से पक्के हुए, एक ग्रीन होते हैं और एक डार्कर कलर के होते हैं, ग्रीनिश, ठीक है। ये अगर आप बच्चों को खिलाएं एवरीडे नाश्ते में, एक तो बच्चों के अंदर बड़ी ग़िज़ाइयत आती है, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। और जैतून का तेल अगर आप उसमें थोड़ा सा कैम्फर यानी काफूर का तेल मिला के बच्चों के मालिश करें, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, बच्चों को इन्फेक्शंस नहीं होते। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं कि जो बच्चों को नैपी एरिया में बहुत ज़्यादा रैशेज होती हैं और अम्माएँ बड़ी परेशान होती हैं, उसके लिए नई नई क्रीम्स लेती हैं। अगर आप बच्चों के ख़ास तौर पे अभी बारिशें हुई हैं, गर्मी दाने हो रहे हैं, और आप बच्चों को अगर इसी देखिए इस तरह के, मैं हल्की सी लेशन दिखा दूँ कि इसके साथ अगर आप बच्चों को कैम्फर के तेल के साथ और जैतून के तेल के साथ आप मालिश करेंगे तो बच्चों की ना सिर्फ हड्डियां बल्कि मजबूत होती हैं, बल्कि उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त ताकत भी आती है। अच्छा। ये देखिए, ये एक तरीके का एक लेजन है, दाने टाइप जो बच्चों में डेवलप होते हैं। अगर आप इस पे पूरा कैम्फर का तेल और जैतून का तेल मिला के मालिश करें तो आपको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती इन द बिगनिंग, ठीक है। जो बच्चों को पेम्फिगस, जो बहुत सारी डिजीज़ आ जाती है, इम्पिटाइगो टाइप। अच्छा, बालों के लिए बहुत सिंपल सा, आपने 3 तेल आपको लेना है। एक आप लेंगे जी आंवले का तेल, आप लेंगे सेकंड इसके साथ लेंगे जैतून का तेल, और थर्ड स्वीट आमंड ऑयल। तीनों तेल को इक्वल क्वांटिटी में मिलाएं। उसके साथ ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा हर्ब होता है, ये चाइना रोज है, जिसे बिल्कुल आपने देखा होगा गार्डन में लगा होता है, बड़ा रेड रंग का, बहुत बड़े साइज का। उसको बिल्कुल ड्राइड अप कर दें, और ये उर्दू में कहते हैं गुले
बाबूना शायद कहते हैं इसको, ठीक है। Okay. ये आपने बिल्कुल ड्राई किया, उसके साथ आपने मेथी दाना, उसके साथ कलौंजी और सनफ्लावर सीड्स, इनको आपने उन 3 तेल में अच्छी तरह से पकाया और इनकी ये क्वांटिटी तेल क्या आपने होगी बालों खुरम? में लगाएं अच्छी तरह। इनकी क्वांटिटी कितनी? जी आप 3 तेल इस तरह से हो कि 1 किलो बने। आपने 3 तेल लिए, आंवले का, जैतून का और इसके साथ मीठे Sweet बादाम almond का, oil, और बिल्कुल। तीनों तेल इतने हो कि 1 किलो बने, 1 किलो, और उसके अंदर आपने 2-2 चमचे ये 3 चीजें डाली। अच्छा, जब ये बिल्कुल तेल बॉइल्ड हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया, इसे 24 आवर्स आप धूप में रखेंगे और इसके अंदर 2 चमचे ड्राइड आप आमंड डालेंगे, बादाम, उससे आप मालिश करें। आप देखें आपके बाल बहुत ऐसे क्लियर होंगे। और एक जो इसके अंदर डिजीज़ होती है जिसको एलोपेशिया कहते हैं, जिसको बाल खोरा कहते हैं उर्दू में, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं इसमें थोड़ा। हाँ, आप ये निकालिए, कॉलर्स भी साथ साथ ले लेते हैं। ओके, वकास जी, हमारे साथ बिल्कुल, मौजूद है, बिल्कुल, उनसे आप- बात करते हैं। जी वकास, बात कीजिए, आपका जी। क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये बालों के वाले से पूछना था, चले वो तो भाई ने बता दिया। जी। तो दूसरा ये था कि भाई से पूछना ये कि स्टोवल का जो छिलका होता है, इसके वाले से मैंने सुना है कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है इससे। अच्छा, ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए खुरम। जी जी जी, देखिए ये एलोपेशिया के लिए खास तौर पे मैंने एक और दिखाया, और एक और डिजीज़ होती है जो बच्चों में बहुत सारी कॉमन है। अभी देखिए बारिश हुई है और बच्चे हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखें बच्चों की ग़िज़ाइयत वो नहीं है, बड़े मैल नरिश्ड हैं अक्सरियत बच्चे। तो आप अगर बाल बच्चों के हटाएं तो उनका जो अक्सर बुखार हो रहा है, अम्माएँ उनको एंटीबायोटिक दे रही होती हैं, उनको दूसरी चीज़ें कर रही होती हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके सर के अंदर और जो थोड़ा पस आती है तो वो कंगा करके उसको क्लियर करती हैं। हाँ। अगर आप बाल हटाएंगे तो बच्चों के सर के अंदर ये कॉमन कंडीशन आपको नजर आ रही होती है। ठीक है। कि ये बाल हटाने के बाद ये तीनिया अंदर होता है, इसी में जाके लाइस होती हैं, जुएं पड़ती हैं बच्चों में, और ये बड़ा कॉमन कंडीशन है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा आपने क्या किया जी, जैतून का तेल, ठीक है, ठीक है, उसके साथ आप ऐड करेंगे जी, जितना जैतून का तेल लेंगी उतना ही इसके अंदर आप ऐड करें इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का पेस्ट, ठीक है, एक दफ़ा वंस वीक आप बच्चों को नहलाएंगे इसे। स्ट्रॉबेरी का पेस्ट, जैतून का तेल, उसके साथ आप ऐड करेंगे जी एक लोशन आता है बच्चों को हर जगह पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, कराची से कश्मीर तक, बेटनोवेट एन लोशन, ठीक है। ये चेहरे पे लड़कियां लगा लेती हैं रंग गोरा करने के लिए, जो कि नहीं लगाना चाहिए, ये आपके बालों के लिए है, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगी थोड़ी सी क्रीम लाइसोनेल, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगी, या परमेथ्रिन के नाम से। ये पेस्ट बना के बच्चों के बालों में लगाएं, हाफ एन आवर, ऊपर से आप शावर कैप पहनाएं और उसके बाद बेबी शैम्पू से आप बाल धोएं, तो ये जितनी भी गिलाजत है, जितना भी डेब्री है, वो क्लियर बाहर हो आ जाएगी। जाएगा। जबरदस्त, और second चीज़, जबरदस्त बच्चों को जबरदस्त। दुबई से हमारे साथ कॉलर मौजूद है शबीर, उनसे बात करते हैं। जी शबीर, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है कि मुझे कब्ज भी होती है और मुझे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं ये जैतून इस्तेमाल कर सकता हूँ दूध में या किसी चीज में? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू शबीर, आपने कॉल की। लाहौर से हमारे साथ कॉलर अब्बास भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अब्बास, आपका क्या सवाल है? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू मिस्टर मिस जोहा एंड मिस्टर खुरम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन में यूज़ कर रहा था, जैसे निहार में यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करने का मैं मतलब इफेक्ट मुझे आए, लेकिन आफ्टर दैट मुझे कुछ घबराहट सफोकेशन से फील होना शुरू होगी, तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दी। तो मैं ये ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि मैं उसको रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ इस तरह निहार में? ठीक है, ठीक है, अभी पूछ लेते। थैंक यू अब्बास, आपने कॉल किया। अच्छा, जो शबीर हमारे साथ मौजूद थे जोहा, उन्होंने कहा कि उन्हें कब्ज रहती है और बीपी का भी इशू है, तो वो क्या ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं? वो ऑलिव्स ने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऑलिव इस्तेमाल करेंगे तो मैंने जैसे बताया उसमें नमक ज़्यादा है तो वो ब्लड प्रेशर और बढ़ाएगा, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है और जितने और डिसऑर्डर्स हैं हार्ट से रिलेटेड वो कम होते जाएंगे। अच्छा। उसको वो ऐसा कर सकते हैं कि रोटी के ऊपर भी लगा कर कंज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह लोग घी लगा लेते हैं रोटी पे, तो वो ऑलिव ऑयल रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रोटी ठंडी करके उसके ऊपर ऑलिव ऑयल ऐड करें, गरम रोटी पे नहीं करना, गरम पे नहीं करना। इसके अलावा जैसे मैंने सैलड्स का बताया, वो सैलड्स पे डाल के खा सकते हैं। बहुत से लोग एग फ्राई करने के बाद उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लेते होते हैं, तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुकिंग के लिए एक सेपरेट ऑलिव ऑयल आता है जो मार्केट से पूछ के आप ले सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको कभी भी कुक नहीं करना। ठीक है, उसको आप खा भी सकते हैं, अवॉइड करना है, कुकिंग से अवॉइड करना है। ठीक है, और उसको बेशक आप रॉ फॉर्म में खा भी सकते हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर का, हाँ जी, वो भी खा। अभी जो अब्बास ने कहा था, उन्होंने कहा कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल
यूज़ करते थे उसके बाद उन्हें घबराहट सी महसूस होना शुरू हो जाती थी। अब उन्होंने उसको क्विट कर दिया, मगर वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल में क्या वो ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं निहार मुँह सुबह सवेरे उठ? अगर उनको कोई डिसऑर्डर नहीं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का डिसऑर्डर नहीं है तो वो ऑलिव्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 to 2 ऑलिव्स तक वो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऑलिव्स भी जो है वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ जिसकी भी ज़्यादती आप करेंगे डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा खुरम, हामला ख़वातीन क्या ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकती हैं? मतलब रोक दिया जाता है कि भाई इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना, आपने नट्स ज़्यादा नहीं खाने, बस एक लिमिटेड क्वांटिटी। अगर जो ख़वातीन हामला हैं वो यूज़ करना चाहती हैं तो वो कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ कर सकती हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए इससे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये बहुत ही एक्स्ट्रा हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। अगर आप गाँवों में जाएं और अगर आप यूरोप में जाएं आमतौर पे तो जो ख़वातीन हैं वो तमाम चीज़ें जो नॉर्मली खाई जाती हैं वो एक सर्टन क्वांटिटी में खाती हैं और इसके साथ हार्ड वर्क भी करती है। पहली बात ये कि प्रेगनेंसी जो है वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, वो कोई बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ उसको थोड़ा बीमारी के तौर पे हम लोग ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी और थोड़ी नॉर्मल रहनी चाहिए, आप काम करते रहिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, एक मैं बड़ी अच्छी डाइट भी बता रहा हूँ जो हमारे अब्बास साहब के लिए था, वो दुबई से कह रहे थे। और सेकंड चीज़ जो हामला ख़वातीन है उनके लिए भी, और ख़ास तौर पे स्ट्रेच मार्क्स जिन ख़वातीन के प्रेगनेंसी के दौरान पड़ते हैं और जिन लोगों को एक इशू है कि उनकी क्या भरपूर डाइट हो, और जो हमारे एक भाई थे जो दुबई से थे तो उन सब के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए लकड़ी के प्याले में आप ये बड़ी ज़बरदस्त एक ये ओल्ड ग्रीक एंशंट ग्रीक रेमेडी है। ये देखिए आपने क्या की जी, स्ट्रॉबेरीज़ या चेरीज़ लेंगे, ठीक है, उसको आप दही में अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ या चेरीज़ हमारे मुल्क में फालसे होते हैं या जामन होती है, ठीक है, उसको आपने फुल क्रीम योगर्ट में बहुत कम क्वांटिटी है, जैसे छोटा खीर का प्याला होता है इतना, ठीक है, उसके अंदर आपने ऐड किया अच्छी तरह से बेरीज या स्ट्रॉबेरीज, पेस्ट बनाया, ऊपर से आप डालेंगे जी इसके अंदर 2 चमचे छोटे वाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और उसके साथ डालेंगे थोड़े से पिस्ता, किशमिश, बादाम, छोटी इलायची, और उसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी आप उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में ये देखिए कलौंजी और तुखमलंगा, और ये आपने ऊपर से आपने डाली गुलाब की पत्तियाँ। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में और जो बच्चों की ग्रोथ हो रही है और जिन ख़वातीन को स्ट्रेच मार्क्स और हड्डियों का दर्द है, आपका ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली चलेगा, मगर ये आपको तमाम एसेंशियल विटामिन्स ए, सी, ई और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, लैक्टिक एसिड और सबसे ज़्यादा आपको अच्छे वाले प्रोटीन्स देगा, जिससे आप सारा दिन बड़े रिफ्रेश रहते हैं। और ये आप यूज़ करें प्रेगनेंसी में। देखिए प्रेगनेंसी में हम लोग उसको बहुत सारा हमारे मिथ्स हो गए क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हमारा ये वो चीज़ जो बता रहे हैं आप, बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त डाइट, और इंशाल्लाह ताला फिर जैतून के हवाले से और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके हवाले से तफसील से बात करेंगे। थैंक यू सो मच खुर्रम बशीर, आपके वक्त का ज़ोहर सेल, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। हमारे आज की शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।